Good afternoon to all of you. This is the doubt clearing session and जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन होगा उसमें आई बी टेकिंग अ टेस्ट. हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैंने आपको बोला था कि आपको पूरा कंप्लीट करना है. हैव यू गाइस रिवाइज दैट? ओके ग्रेट. तो पहले जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि पहले हम कवर करेंगे एक दो टॉपिक जो लिबरलिज्म वाले रह गए हैं, उसके बाद आई बी आस्किंग यू क्वेश्चंस. ठीक है, वॉइस इको हो रही है. रिफ्रेश इट फ्रॉम माय साइड. बाकी किसी को मेरी वॉइस इको हो रही है इस टाइम पे? ऐसे गूंज की आवाज आ रही है? क्लियर है? अभिषेक अपनी साइड से आप प्लीज एक बार रिफ्रेश कीजिए. उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आइडियोलॉजीज में अभी तक हमने क्या चीज कवर की लास्ट क्लास में? हमने क्लासिकल लिबरलिज्म पूरा खत्म किया, सारी परसेप्शंस देखी इसमें, एंड हमने मॉडर्न लिबरलिज्म स्टार्ट किया था. मॉडर्न लिबरलिज्म में मैंने आपको बताया था कि ये जो थिंकर्स होंगे, स्पेशली टीएच ग्रीन, पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया लेकर के आएंगे और बताएंगे कि अगर स्टेट प्रेजेंट होगा तो किस तरीके से एनहांस होगी लिबर्टी, लोगों की लिबर्टी कैसे एनहांस होगी. तो हमने देखा कि स्टेट की प्रेजेंस होगी लेकिन ज़्यादा लोगों की अब लिबर्टी मिलेगी, अब उनके पास में ज़्यादा पावर रहेगी वो करने की जो वो करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमने ये सभी स्टेटमेंट समझी थी. अब टीएच ग्रीन के बाद आते हैं हेरोल्ड लस्की. लस्की जो थे ये भी पॉजिटिव लिबरल हैं. पॉजिटिव लिबरल का मतलब होता है ये भी मानते हैं कि स्टेट की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है तभी लोगों के पास में लिबर्टी होगी, क्योंकि अगर स्टेट प्रेजेंट रहेगा तो लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन है स्टेट उस एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाएगा. सो अल्टीमेटली इनका कहना है कि स्टेट की प्रेजेंस होनी चाहिए, लोगों के पास में लिबर्टी होगी, एंड ये भी वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करती है. तो हेरोल्ड लस्की पंडित नेहरू के टीचर बोले जाते हैं. ठीक है, नेहरू इनसे काफी इन्फ्लुएंस थे. एंड लस्की स्टार्टेड एज अ लिबरल. देखो एक इनकंसिस्टेंसी होती है थिंकर में. कुछ जो थिंकर्स होते हैं उनमें इनकंसिस्टेंसी आ जाती है. पहले ट्रांजिशन देखते हैं हम. जैसे लस्की जो पहले थे लिबरल थे वो, लेकिन जब यूएसएसआर में अक्टूबर रेवोल्यूशन आएगा 1917 में, उसके बाद से हम देखेंगे कि सोशलिस्ट बन जाएंगे ये. मतलब लिबरल होने के बाद, लिबरल का मतलब है कि आप लिबर्टी को ज़्यादा वैल्यू देते हो, लेकिन बाद में क्योंकि यूएसएसआर की जो अचीवमेंट्स हुई उनसे इन्फ्लुएंस होकर के ये सोशलिस्ट बन जाएंगे. और सोशलिस्ट का मतलब होता है कि आप इक्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हो, आप लिबर्टी को ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपके लिए इक्वालिटी ज़्यादा मैटर करेगी. तो जब ये सोशलिस्ट बने तो इन्होंने रियलाइज किया कि सोशलिज्म इक्वालिटी तो देता है लेकिन सोशलिज्म में लिबर्टी नहीं होती. दिस इज व्हाट ही विल से कि इक्वालिटी तो है लेकिन लिबर्टी नहीं है. इसीलिए फिर से हमें ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, वापस से बाद में लिबरल बन जाएंगे. लेकिन इस टाइम पे जो लिबरल बनेंगे ये पॉजिटिव लिबरल बनेंगे. तो पॉजिटिव लिबरल वो स्कॉलर्स होते हैं जो लिबर्टी को साथ में इक्वालिटी को भी वैल्यू देते हैं. तो अभी तक हमने क्या सीखा था कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी हो उसमें जो कोर वैल्यू होती है वो होती है लिबर्टी की. हाँ, ये बार बार अपनी पार्टी चेंज कर रहा है. पहले तो लिबरल में जा रहा है, फिर सोशलिस्ट बन गए. ये सोशलिस्ट में इक्वालिटी को वैल्यू देने लगे, लेकिन यहाँ पर इनको पता चला कि सोशलिज्म में इक्वालिटी तो है लेकिन लिबर्टी नहीं है. तो अल्टीमेटली ये वापस से लिबरल बन जाएंगे हेरोल्ड लस्की,
और वापस से लिबरल, लेकिन इस टाइम बनेंगे तो ये पॉजिटिव लिबरल बनेंगे। पॉजिटिव लिबरल मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही बराबर मात्रा में इसमें माना जाएगा। समझ आया? तो पॉजिटिव लिबर्टी में लिबर्टी भी होती है और इक्वालिटी भी होती है। यस, स्टार्टिंग में क्लासिकल लिबरल की कैटेगरी में डालेंगे, बाद में इनको सोशलिज्म की कैटेगरी में डालेंगे, एंड एट द एंड इनको पॉजिटिव लिबरलिज्म की कैटेगरी में डालेंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, ऐसा होगा। चाइना इज अ सोशलिस्ट इवन आफ्टर इज नीदर लिबर्टी और इक्वालिटी। यस, देखिए चाइना में हम जो कम्युनिज्म देखते हैं, चाइना में जो सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है, वहां पर चाइना इज अ स्पेशल केस। चाइना ऐसा नहीं है कि प्योरली सोशलिस्ट कंट्री है। यही तो बात है, आज के टाइम पे कोई भी कंट्री आप उठाओगे, मान लो आप यूएसए को ले, अभिषेक, यूएसए को आप बोलोगे कि क्या यूएसए कैपिटलिस्ट है, क्या कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा है? नहीं, यूएसए भी प्योरली कैपिटलिज्म फॉलो नहीं कर रहा। यूएसए में भी हम वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहाँ पर ऐसी चीज़ें स्टार्ट की गई हैं जिसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लिए भी फर्दर कुछ ना कुछ इस तरीके की इक्वालिटी लाने की बात की गई है। सो ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म है। आज के टाइम पे कोई भी कंट्री ना तो प्योरली सोशलिस्ट है, ना ही प्योरली कैपिटलिस्ट है। आज के टाइम पे बहुत सारी वैल्यूज फ्लरिश कर रही हैं एक ही कंट्री में, और उसको हम बोलते हैं वैल्यू प्लूरलिज्म। तो वैल्यू प्लूरलिज्म का ये जो टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको डिस्कस नहीं करना है, विल कवर इट सेपरेटली। लेकिन इतना याद रखना है कि जो हेरल्ड लस्की हैं ये पॉजिटिव लिबरल बन गए, और पॉजिटिव लिबरल वो लोग होते हैं जो लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों को ही महत्व देते हैं, दोनों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। बट ही रिमेन्ड अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, कि जो प्योर कैपिटलिज्म होता है जिसमें सिर्फ आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हो एंड यू डू नॉट थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, कि बाकी लोगों को इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको ये क्रिटिसाइज जरूर करें। रही बात क्लासिकल लिबरलिज्म की, क्लासिकल लिबरलिज्म में इक्वालिटी ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, प्रतीक इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स नहीं है। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स ही इक्वालिटी होती है, मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी। रादर लिबरल्स का परसेप्शन है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का। जो इक्वालिटी का आइडिया हमने एरिस्टोटल में देखा था, उस इक्वालिटी के आइडिया को ये बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो टाइमिंग्स हैं, जो अभी 3 बजे के टाइमिंग्स मैंने रखे हुए हैं फॉर दिस बैच, ये सिर्फ अगले 2 दिन के लिए हैं। ठीक है, एक टाइम आपका रहेगा सुबह 12 बजे, एक टाइम रहेगा आपका 3 बजे का टाइम फिलहाल के लिए। ठीक है, बाद में वो टाइमिंग्स आगे चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, जो हिंदी बैच रहेगा उसमें सुबह 11 बजे का टाइम रहेगा। अभी बस 2 दिन के लिए 12 बजे है, अदरवाइज बाकी सब में इस टाइम 12 बजे का टाइम नहीं। ठीक है, तो अगर क्लैश होती है तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू कैन डू इज आप किसी भी एक सेशन की रिकॉर्डिंग्स बाद में देख सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। सो खैर, लस्की का ये आइडिया हमें देखने को मिलता है। तो लस्की बोलते हैं कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, मतलब हर एक स्टेट की पहचान वो कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है उससे जानी जाती है। और ये मानते हैं कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस रखना है तो राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यानी ये स्टेट को सपोर्ट करते हैं, ये बोलते हैं कि स्टेट की प्रेजेंस होनी चाहिए क्योंकि स्टेट राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, दैट्स व्हाई। और राइट्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि राइट्स के बिना आप अपना बेस्ट नहीं ढूंढ सकते, आपकी पर्सनालिटी को आप बेस्ट डेवलप नहीं कर सकते अगर आपके पास में राइट्स नहीं होंगे। तो राइट्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिंदगी की जिसके बिना
मैन अपना बेस्ट पोटेंशियल नहीं पा सकता। समझ आया? you cannot develop your best personality without any rights। तो यानी ये बोलते हैं द सोशल ऑर्डर विच इज नॉट बेस्ड ऑन क्लेम्स ऑफ पर्सन इज बेस्ड ऑन द सैंड। मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों को क्लेम करने के लिए राइट्स ही ना हो, ऐसी सोसाइटी रेत की तरह है, कोलैप्स हो जाएगी। सैंड क्या होती है? हवा चलती है तो उड़ने लग जाती है, हवा के साथ में, प्रेशर के साथ में। ठीक है, तो सेम इज विद दिस। जैसे हवा चलती है तो हाउस ऑफ कार्ड्स का अगर आप हाउस बनाते हो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। वैसे ही इसके टाइम पे है। लस्की ही वो थे जो खुद यही बोलते थे दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। आप अपने टाइम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, ये इन्हीं का कहना था, राइट? सो राइट्स जो होते हैं वो क्लेम्स होते हैं। आप क्लेम करते हो स्टेट से कि स्टेट आपके लिए प्रोटेक्ट करे, लेकिन लास्की बोलते हैं कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ड्यूटीज साथ में आएंगी। यानी अगर हम फंडामेंटल राइट्स मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमको मिलेंगी जो हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। राइट्स का मतलब है आप अपना हक मांग रहे हो, तो सरकार आपसे बोलेगी कि अच्छा ठीक है, हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन आपको साथ में अपनी ड्यूटी भी निभानी है। ऐसा नहीं है कि आप अपना हक मांगो और अपने पर्सपेक्टिव से सिर्फ सोचते रहो। तो आपकी भी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे एक्शंस ना लें जिससे कि दूसरों को फर्क पड़े, जिससे कि दूसरों का नुकसान हो। समझ में आया? तो यानी राइट और ड्यूटी आपस में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। तो यानी लस्की वो थिंकर थे जिन्होंने फंक्शनल थ्योरी दी राइट्स की। फंक्शनल थ्योरी मतलब कि राइट्स के कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर आप राइट्स डिमांड कर रहे हो तो आपको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी आपको राइट्स मिलेंगे। और वो फंक्शंस है ड्यूटीज। कुछ ड्यूटीज आपसे मांगी जाती हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आपको वो हक मिलेगा जो आप क्लेम कर रहे हो सरकार से। तो इसके बेसिस पे ही लास्की बोलते हैं कि या तो स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए कैपिटल को, पैसे को, नहीं तो कैपिटलिस्ट कंट्रोल कर लेंगे स्टेट को। कार्ल मार्क्स का आइडिया याद करो। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआजी क्लास। स्टेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, रिच क्लास को सपोर्ट करता है। या तो स्टेट कंट्रोल कर ले इन कैपिटलिस्ट क्लास को, या फिर क्या होगा, ये कंट्रोल कर लेंगे स्टेट को। सो इसीलिए स्टेट को राइट्स मेंटेन करने होंगे, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी होगी। यानी स्टेट को इंटरफेयर करना ज़रूरी है। स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो इससे क्या होगा? सोशल ऑर्डर नहीं रहेगा, सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगी। यही तो हमने देखा, क्लासिकल लिबरलिज्म में डिप्रेशन आया, प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतने नारेबाजी हो रही थी, इसी के चलते आगे जाकर के आइडिया रिवाइज करने की बात की गई। यानी लस्की बोलते हैं कि लिबर्टी भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इक्वालिटी भी होनी चाहिए। और इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। यस, इसका मतलब है कि राइट्स ड्यूटीज़ के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राइट्स मांग लो और ड्यूटीज़ ना फॉलो करो। राइट्स कम अलॉन्ग विद ड्यूटीज़, दे आर नॉट एम्प्टी ऑफ ड्यूटीज़। राइट्स और ड्यूटीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप ड्यूटी फॉलो करोगे, ड्यूटी करते हो अपनी, एज अ सिटीजन फुलफिल करते हो, तो राइट्स भी आपको मिलेंगे। आपको राइट्स चाहिए तो आपको ड्यूटीज पानी पड़ेगी, ड्यूटीज अपनी फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव लिबरल में ये दो स्कॉलर्स हैं। अब आप याद रखेंगे कि पहला जो हमने पढ़ा था, आइडियलिज्म पढ़ा था। आइडियलिज्म में हमने देखा था इमैनुअल कांत। तो इमैनुअल कांत का आइडिया याद रखना है अब आपको। हमने एक नया थिंकर कवर किया, इसके बाद हमने ये थिंकर्स लिमिटेड फॉर्म में हमको कवर करने हैं। उसके बाद हमने कवर किया टीएच ग्रीन को। टीएच ग्रीन का क्या कहना है लिबर्टी के बारे में, कि स्टेट की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट ही प्रोटेक्ट करेगा राइट्स को।
और सेम ही बात लस्की ने की, लेकिन लस्की ने बोला कि राइट्स तो आपके पास में है लेकिन साथ में ड्यूटीज भी होंगी। तो लस्की फंक्शनल थ्योरी करते हैं, राइट्स की देते हैं। तो अभी हमने 3 थिंकर्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। इन तीनों थिंकर्स के बारे में, इनके आइडियाज के बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही कवर करना है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कौन सा पीडीएफ, उमंग? विच पीडीएफ यू आर टॉकिंग अबाउट? दिस वन? अब हम पॉजिटिव लिबरल्स यानी जिसमें टीएच ग्रीन आते हैं, जिसमें हेरल्ड लस्की आते हैं, इनके बेसिक एग्जाम्पशंस देखते हैं कि ये क्या मानते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन कौन सी? ये वाली? ओके। यस नमन, एक्चुअली आज क्लास नहीं थी इनिशियली, लेकिन फिर मैंने सोचा दैट आई वाज फीलिंग वेल कि मैं अभी आपकी क्लास ले लूँ, नहीं तो फिर डिफ़िकल्टी होगी आगे, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस एक बार में लेनी पड़ेंगी तो हम पे फिर बहुत बर्डन पड़ेगा। तो आई थॉट दैट कि अभी हम कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। तो आई हैव, कल भी क्लास रहेंगी, 2 क्लासेस रहेंगी आपके, और परसों भी 2 क्लासेस रहेंगी। उसके बाद आपका रेगुलर चलेगा, एक क्लासेस रोज की। ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं आपको? आप सेकेंड लाइन पूछ रहे हैं। देखो, मॉडर्न लिबरलिज्म का मतलब है स्टेट प्रेजेंट होगा, उमंग, स्टेट प्रेजेंट होगा, स्टेट लिबर्टी एनहांस करेगा, यानी वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा, जिसमें स्टेट ऐसे स्टेप्स उठाएगा जिसके चलते जिन लोगों का शोषण हुआ है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा था? ये आइडिया इसलिए आया था क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था। डिप्रेशन आ गया था बहुत बड़ा अमेरिका में, 1929 1930s में डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। डिप्रेशन के चलते कोई भी इकोनॉमी मूव नहीं कर रही थी, और वो रीजन क्या था उस डिप्रेशन के पीछे? क्योंकि आइडियाज इस तरीके से लगाए गए थे जिसके चलते जो वर्किंग क्लास होगी, वर्किंग क्लास प्रोटेस्ट करना शुरू करेगी। तो ये वेलफेयर स्टेट की बात मैं आपको कर रही हूँ कि मॉडर्न लिबरलिज्म का आइडिया मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म का आइडिया, जिसमें स्टेट प्रेजेंट रहेगा। तो यानी जब वर्कर्स आपस में ये मूवमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे, तो कैपिटलिज्म को बचाने के लिए लिबरलिज्म का जो आइडिया है उसको रिफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये वही आइडिया है जो जॉन स्टुअर्ट मिल के टाइम पे हमने पढ़ा था कि क्रिटिसाइज किया जा रहा था यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को, क्योंकि बेंथम की जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है एंड जो क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया है वो काफी सिमिलर है। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है, तो आप वो लेक्चर देख लेना। अब आगे देखते हैं बेसिक assumptions क्या क्या होती है पॉजिटिव लिबरल की। तो याद रखना है, जब भी मैं वर्ड बोलूं पॉजिटिव लिबरल, एक होता है सिंपल लिबरल। लिबरल का मतलब होता है क्लासिकल लिबरल, साफ बात है, ओरिजिनल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसमें नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है। और एक होता है पॉजिटिव लिबरल। पॉजिटिव लिबरल का मतलब होता है जिसमें लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब है पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट, यानी स्टेट प्रेजेंट रहेगा। तो इनकी एजम्पशंस क्या होती हैं सभी चीजों के बारे में वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ह्यूमन नेचर। पॉजिटिव लिबरल्स ह्यूमन नेचर को लेकर के क्या सोचते हैं कि ह्यूमंस आर सोशल और मॉरल बाय नेचर। मॉरल होते हैं, सोशल होते हैं ह्यूमंस। सोसाइटी को ये लोग नेचुरल मानते हैं। मतलब आप खुद देखो, लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट आपने मिक्स कर दिया। लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट मिक्स होगा, तो ह्यूमन नेचर में माना जाएगा मोरालिटी होगी। सोशल होता है, सबके साथ बना के रखता है। सोसाइटी को भी नेचुरल माना जाएगा कि सोसाइटी नेचुरल होती है, यानी ऑर्गेनिक व्यू लिया जाएगा।
जैसे हमने लिबरल्स में देखा था, लिबरल्स क्या बोलते थे कि सोसाइटी इज अ मार्केट मॉडल। हाँ, सोसाइटी इज मैन मेड, मार्केट मॉडल की तरह है जहाँ पर मैन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जाता है और वापस अपना आइसोलेशन में आ जाता है। तो दे टेक द एग्रीगेट व्यू ऑफ सोसाइटी। एग्रीगेट मतलब ये लोग सोसाइटी को मानते थे, लिबरल्स जो थे, क्लासिकल लिबरल्स, वो ये मानते थे कि इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को साथ में लेकर के मिला दो तो सब सोसाइटी बन जाती है। तो एग्रीगेट मानते हैं कि सोसाइटी इज नथिंग बट द एग्रीगेट of individuals. Society is a product of contract. State is a product of contract. लेकिन पॉजिटिव लिबरल्स मानते हैं कि स्टेट इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू। स्टेट की वजह से स्टेट जो एक्शन लेगा, जो वेलफेयर स्कीम्स अप्लाई करेगा, जैसे मनरेगा, पीडीएस या मिड डे मील स्कीम हो गई, आयुष्मान भारत स्कीम, ये सब स्टेट चला रहा है। तो ये सोर्स ऑफ एक्सेलेंस है। स्टेट ऐसे स्टेप्स उठा करके लोगों की एक्सेलेंस के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो state is not the source of now, not the product of contract। इसमें माना जाएगा स्टेट एज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही, क्योंकि इसमें दोनों आइडियाज हैं कि स्टेट को बनाया गया है क्योंकि स्टेट ताकि हेल्प कर सके। आइडियलिज्म का आइडिया इसमें मिक्स हो रहा है। लिबर्टी को ये अब डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। सेम चीज जो हमने पहले देखी, अभी टीएच ग्रीन में देखा था कि टीएच ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी में बिलीव करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब ऐसी लिबर्टी जिसमें स्टेट अपने सिटीजन्स के लिए कुछ ना कुछ काम करे, जिससे कि उनकी जो लिबर्टी है वो एनहांस हो, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम किया जाएगा। इक्वालिटी का आइडिया क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सपोर्ट करता है ये। अब यहाँ पर आया एब्सोल्यूट इक्वालिटी। पॉजिटिव लिबरल्स इक्वालिटी पे ध्यान देते हैं, तो इसीलिए अब प्रोपोर्शन पे नहीं होगा, अब होगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी रिजर्वेशन। यानी पॉजिटिव लिबरल्स रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं हैं, जैसे SC ST हो गए, ठीक है, और या फिर जो लोअर क्लास में, जो आपके जनरल कैटेगरी में जो लोग पुअर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए EWS कोटा हो गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा मतलब जो लोग, जिन लोगों का वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया जा सका, उनके लिए ऐसे स्टेप स्टेट उठाएगा ताकि उनका भी कुछ ना कुछ वेलफेयर हो सके। सो दिस इज द आइडिया दैट वी सी। अफर्मेटिव एक्शन, एग्जैक्टली, ये है इक्वालिटी का आइडिया। यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपने प्रोपोर्शन के केसेस में नहीं यहाँ पर काम करेगा। प्रोपोर्शन तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि प्रोपोर्शन में कैसे होगा। प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि व्हेन इट कम्स टू प्रोपोर्शन, आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन रिजर्वेशन में क्या होता है, कट ऑफ स्लो होती हैं, ये सभी चीजें होती है। तो दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट को ऐसे लोग, जिनके जो गरीब हैं, जो अच्छे स्कूल्स में नहीं जा सकते, उनके लिए उनके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या सोशली उन लोगों ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहा है, ऐसी चीजें हैं, उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो स्टेट शुड डू समथिंग अबाउट इट। पॉजिटिव लिबरल्स की सोशल पॉलिसी को लेकर के क्या परसेप्शन है? तो ये मानते हैं कि स्टेट को फिजिकल एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलानी चाहिए। मतलब स्टेट को ऐसी पॉलिसीज भी फॉलो करनी चाहिए जिसमें सभी की सिक्योरिटी हो, फिजिकल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, एट द सेम टाइम सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। सोशल सिक्योरिटी मतलब सोसाइटी में वो लोग जैसे रह रहे हैं, उनके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो सभी चीज़ों से अकॉर्डिंग स्टेट को पॉलिसीज, कुछ स्कीम चलानी चाहिए ताकि इनके पास में भी हाथ में कुछ पैसा आए। जैसे कि मनरेगा के अंडर में 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट में इनको काम मिलता है कंपलसरी, और इनको उसके लिए पैसा दिया जाता है।
तो ये एक टाइप की सोशल सिक्योरिटी स्कीम हुई। तो यानी सोशल पॉलिसी में स्टेट इंटरफेयर करेगा और स्टेट ऐसी स्कीम चलाएगा। पहले हमने क्या देखा था क्लासिकल लिबरलिज्म में। अभी क्लासिकल लिबरलिज्म में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि व्हेन इट कम्स टू सोशल पॉलिसी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो हार्ड वर्किंग होगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, उसको स्टेट को इंटरवेन करके कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यानी ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेयर ही ऑट टू बी। अगर कोई शराबी है और गटर में पड़ा हुआ है तो उसकी अपनी एक्शंस की वजह से है, उसने क्यों शराब पी। मेहनत वो भी कर सकता था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शराब नहीं पीते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, अल्टीमेटली धीरे धीरे ग्रो करते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं एंड फाइनली रिच हो जाते हैं। तो स्टेट को ऐसे में कोई पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इनके वेलफेयर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अपने डिसीजंस हैं। ये अपने खुद के डिसीजन की वजह से गरीब है, ऐसा मानना था क्लासिकल लिबरलिज्म में। लेकिन आगे जब मॉडर्न लिबरलिज्म आएगा तो उसमें ये लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लानी चाहिए। तो ऐसे में इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी? इकोनॉमिक पॉलिसी में यानी स्टेट इंटरवीन कर सकता है। अब स्टेट इकोनॉमी में इंटरवीन करेगा, स्टेट डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी कैसे रन करेगी, क्या किया जाना चाहिए। जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ओपन किए गए थे इंडिया में। आज के टाइम पे पब्लिक सेक्टर यूनिट काम नहीं कर रहे हैं, फेलियर चल रहा है उसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। इसीलिए प्रेजेंट सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये पॉजिटिव लिबरल्स का आइडिया था कि सरकार खुद से ही ऐसी कंपनीज एस्टैब्लिश करे जिसमें इनको अपॉर्चुनिटीज मिले। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार के जो स्टेक्स होते हैं, देखो एक कंपनी होती है राघव, पीएसयूज आपने देखी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे कि बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल हो गई, ठीक है, ये सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं। तो इनके स्टेक्स होते हैं ना जो गवर्नमेंट के, वो 51% से ज्यादा होते हैं स्टेक्स। तो यानी सरकार के हाथ में होता है सारे डिसीजंस। यानी इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ऐसे पीएसयूज के, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज लगे होते हैं। लेकिन क्योंकि पीएसयूज वर फेलिंग, फेल क्यों कर रही थी उसका रीजन बताऊंगी। पीएसयूज वर फेलिंग, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं खैर पीएसयू के, ये आप अपनी इकोनॉमी के चैप्टर में से पढ़ सकते हो। तो पीएसयूज फेल कर रही थी उस टाइम पे, इसीलिए अब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। इसका मतलब अपने जो स्टेक है उसको 51% से धीरे धीरे फेज आउट करके नीचे लाएगी, और 49% हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, एक दिन 30-20% रहेगा सिर्फ गवर्नमेंट के पास में, 80% उसको प्राइवेट कंपनीज रन करेंगी फिर उसको, क्योंकि प्राइवेट जब रन करती है तो प्रॉफिट के हिसाब से रन करती है, ठीक है। तो ये रहेगा, यानी गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है अब वो कम होती जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझ में आता है। आया समझ राघव? आपने इकोनॉमी कवर की है तभी। सो डिसइन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स के साथ में आपका थोड़ा सा ये लिंक रहेगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट की ऐसी होनी चाहिए कि स्टेट इंटरवीन करे, मतलब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है इकोनॉमी में। स्टेट वहाँ पर डिसीजन लेकर के पैसा अपना डिसाइड करेगा कि कितना पैसा होना चाहिए, इनको चाहिए वेलफेयर स्कीम्स को रन करने के लिए। स्टेट इसीलिए वो भी बढ़ा सकता है, टैक्स लिमिट भी बढ़ा सकता है। टैक्सेशन, स्टेट टैक्सेस में पैसा लेगा, टैक्सेस में पैसा लेकर के स्टेट क्या करेगा, उस पैसे को वेलफेयर स्कीम्स में यूटिलाइज करेगा, जैसे मनरेगा में, और इन सभी को रोजगार देगा। या पीडीएस में इन लोगों को खाने के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड्स होती है वो फुलफिल करेगा। तो पॉजिटिव लिबरल्स दोनों चीजों में मानते हैं, राइट्स और ड्यूटीज इनके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हैं कि जैसे राइट्स इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ ड्यूटीज भी इम्पोर्टेंट है, मतलब राइट्स कम अलोंग विद
ड्यूटीज, राइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूटीज। ऐसा नहीं है राइट्स अलग हो गई ड्यूटीज अलग हो गई। अगर आपको राइट्स चाहिए तो आपको कोई ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी। आए समझ में? ड्यूटीज क्यों प्रेफर करते हैं उसका रीजन बताती हूँ आपको। तो हम दो बातें कर रहे हैं, एक कर रहे हैं राइट्स, दूसरा है ड्यूटीज। राइट्स का मतलब है आपके फंडामेंटल राइट्स आप मांग रहे हैं, ठीक है। अब ड्यूटीज भी तो परफॉर्म करनी चाहिए। देखो राइट्स सभी को दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है सिर्फ अमीर लोगों को या गरीब लोगों को ही राइट्स दिए जाएंगे। चाहे आप रिच क्लास से बिलोंग करते हो चाहे आप पुअर क्लास से बिलोंग करते हो, राइट्स दोनों के पास में है। तो ऐसे में रिच लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास में लिबर्टी का राइट होना चाहिए। जैसे हम पुअर की लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे रिच की भी लिबर्टी होगी कि अपने मुताबिक ये लोग कर सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ये तो अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है इनकी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो होगी इनके पास में, लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों के ऊपर कुछ ड्यूटीज भी हैं। यानी अगर आप रिच लोगों को लिबर्टी दे रहे हो या पुअर लोगों को भी लिबर्टी दे रहे हो, तो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करें, जो कि वो परफॉर्म करेंगे। क्यों परफॉर्म करेंगे? आप खुद सोचिए कि रिच क्लास उस टाइम पे प्रोटेस्ट कर सकती थी जब पॉजिटिव लिबरलिज्म का आइडिया आया, लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। रीजन क्या था प्रोटेस्ट नहीं करने का? व्हाट वाज द रीजन? रीजन ये था क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी, और रिच क्लास को भी पता है कि अगर स्टेट प्रेजेंट रहेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो गवर्नमेंट डिप्रेशन नहीं आने देगी। तो इससे इन्हीं के बिजनेस को फायदा है। या फिर खुद सोचिए, मान लो डिप्रेशन भी नहीं आया, अगर वर्कर्स को लग रहा है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वर्कर्स इनके लिए काम नहीं करेंगे, वर्कर्स प्रोटेस्ट करेंगे, वर्कर्स हो सकता है रेवोल्यूशन लाए इनके खिलाफ। और रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं है, और कैपिटलिज्म को ग्रो करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आपकी ट्रेड और ये सब चीजें तब होती हैं जब आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी होती है। इकोनॉमी तब ग्रो करती है किसी भी कंट्री की अगर वो कंट्री स्टेबल है। तो रिच क्लास मानेगी इस बात को कि हाँ भाई स्टेबिलिटी करनी जरूरी है, इसीलिए जो भी ड्यूटीज हमको दी जाएंगी तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पुअर क्लास के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करें। इसीलिए अगर राइट्स मांगे जा रहे हैं, अगर रिच लोग लिबर्टी का राइट मांग रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्स भरने की ड्यूटी भी है। क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं भरेंगे तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकते राइट्स कि हमको लिबर्टी चाहिए। क्योंकि फिर लिबर्टी कौन मेंटेन करेगा? स्टेट मेंटेन करता है लिबर्टी। और लिबर्टी तब मेंटेन होती है जब स्टेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो रिच क्लास हो पुअर क्लास हो, सब सेटिस्फाइड हो, किसी के मन में इनइक्वालिटी की फीलिंग ना आए। ये समझ में आया कि ड्यूटी को क्यों प्रेफर करते हैं ये लोग? क्योंकि अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं तो ड्यूटी तब तक परफॉर्म नहीं करोगे तो स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी। स्टेबिलिटी नहीं बनेगी तो आपका भी फायदा नहीं है। तो राइट्स अगर आप क्लेम करते हो तो ड्यूटी आपको साथ साथ फॉलो करनी पड़ती है, तभी आप राइट्स एंजॉय कर पाओगे। ये कनेक्टिविटी है इसकी। समझ में आया? अब ये पूरी चीज एक एक पॉइंट समझ में आया? किसी को कोई इसमें डाउट है? नाउ रिगार्डिंग दिस कि क्या इनके लिए स्टेट पहले आता है मैन से, ऐसी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव लिबरल की। पॉजिटिव लिबरल का मतलब होता है अभिषेक कि इनके लिए लिबर्टी कोर पे है, लिबर्टी कोर पे है, लेकिन लिबर्टी के साथ में ये इक्वालिटी की डिमांड करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे है लिबर्टी। इक्वालिटी की भी डिमांड करेंगे। तो इक्वालिटी की डिमांड करने के लिए स्टेट को लेकर के आ रहे हैं। तो अभी भी इंडिविजुअल ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो फिर भी इंडिविजुअल ही है, क्योंकि प्रायोरिटी ये लिबर्टी को ही दे रहे हैं। एनी डाउट? ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि 17th सेंचुरी से लेकर के 1930s तक यहाँ पे
क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया प्रेवलेंट था, एकदम अपनी चरम सीमा पे था। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये मानते थे कि अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो लिबर्टी एनहांस होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था, क्रिटिसिज्म आने लगा, तो इन्होंने रिफॉर्म्स लेकर के आए। लस्की और टीएच ग्रीन जैसे जो थिंकर्स थे, दे विल ब्रिंग इन दीज रिफॉर्म्स, और ये अपने आइडियाज से बोलेंगे कि अगर स्टेट प्रेजेंट रहेगा तो लिबर्टी भी इन्हांस होगी, सभी की लिबर्टी भी होगी, लोगों के पास में सभी के पास लिबर्टी होगी, सिर्फ पुअर के पास नहीं, रिच क्लास के पास में भी लिबर्टी होगी, क्योंकि रिच क्लास के को स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी के चलते रिच क्लास और भी ज्यादा अपना ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो स्टेबिलिटी नहीं काम की। लेकिन अब इसके भी कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। आप खुद सोचिए, इकोनॉमी में से पैसा निकाल करके, सारा पैसा, काफी ज्यादा पैसा जो कि इन्वेस्टमेंट आगे किया जा सकता था, जिससे इकोनॉमी आगे और फ्लरिश करती, स्टेट क्या कर रहा था, स्टेट इस पैसे को निकाल करके वेलफेयर स्कीम्स चला रहा था। अब ऐसे में आप खुद सोचिए, मान लो आज क्या चल रहा है, आज ये माना जा रहा है कि आयुष्मान भारत आना चाहिए था, बहुत टाइम से हो रहा था। आयुष्मान भारत स्टेट ने लेकर के आया, टैक्सेस में से तो आ रहा है ये पैसा सारा। तो अब आप क्या करोगे, अब आगे और डिमांड आएंगी, फिर ऐसे लोगों की और डिमांड आएंगी। जब आप यहाँ पर राइट टू वोट आ चुका था, देखो लोगों के पास में, आपने वोटिंग राइट्स दे दिए गरीब लोगों को भी, तो आपको तो पावर में आना है। तो पावर में आने के लिए आपको फुलफिल करने पड़ेंगी ऐसी चीजें, वरना आप पावर में नहीं रहोगे। ये लोग इकोनॉमी में से और पैसा निकालेंगे पॉलिटिशियंस, कि भाई और पैसा निकालो और वेलफेयर स्कीम्स दो। तो मिड डे मील आया, मनरेगा आया, बहुत सारी स्कीम्स आई। अब अल्टीमेटली नई डिमांड आ रही है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, वैसे ही हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि इतनी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत डाउन चल रहा है। अब ऐसे में डिमांड है रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे की कि जो रिटायरमेंट एज है 60 से 65 हो जानी चाहिए, ये भी एक डिमांड है। ठीक है, ऐसे ही एक डिमांड है कि पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। आगे लोग बोल सकते हैं कि फर्दर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर दो, या ये चीज़, मतलब डिमांड बढ़ती जाएंगी। और आपको पता है कि लोग अब स्टेट पे पूरा का पूरा रिलाई करना शुरू कर देंगे, मतलब सारे लोग अब वेलफेयर स्कीम्स पे रिलाई करेंगे कि यार सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ कर ही देगी। हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो लोग मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, घर बैठे उनका 10,000 तो आ रहा है, मतलब वन वे और अनदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सी। क्या पता चलता है कि जब वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे लोग अपने, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होगा तो आपको पता है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, दिस स्कीम वॉज, जिसमें आपको उसमें पैसा मिलेगा, लाइक 6,000 रुपीज यू विल गेट अगर आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी। पहला बच्चा पैदा होता है या सेकंड होता है, इसमें आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। ये नई एक स्कीम है, ठीक है। आगे मान लो ये लोग फिर डिमांड करेंगे कि 12,000 कर दो, या इसको 15 कर दो, 6,000 में क्या होता है। तो इससे पता क्या चलता है हमको कि देखो, बच्चा पैदा होने तक वहां से स्कीम शुरू होती है और पेंशन तक चलती है सारी स्कीम। पेंशन तक कि जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, सरकार आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देती रहेगी। तो अल्टीमेटली लोग बहुत ज्यादा रिलाई करने लग गए इस चीज पे। और आपको पता है कि कितना पैसा निकाल लोगे आप इकोनॉमी में से, एक लिमिट तक निकाल सकते हो, क्योंकि उस लिमिट से आगे अगर अपने पैसे निकाला इकोनॉमी में से, तो आपकी इकोनॉमी खड्डे में जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके देश की जो इकोनॉमी है, उसको भी तो पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं रहे हो, ये पैसा आप निकाल करके वेलफेयर स्कीम्स में लगा रहे हो। यस, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अल्टीमेटली यहाँ इसका भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेगा, और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फिस्कल डेफिसिट राइज करने लगेगा। एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट राइज करने लगता है। फिस्कल डेफिसिट, अब ये जो टर्म है ये इकोनॉमिक्स में आती है। टर्म ऐसे होती है, देखो आप अपनी इकोनॉमी में से निकाल नहीं सकते,
ऐसा तो है नहीं कि आप अपने खुद के सिटीजन्स को बोल दोगे या कैपिटलिस्ट क्लास को बोल दोगे कि 50% टैक्स दो, जितना कमा रहे हो उसमें से 50% हमको दो, ताकि उससे हम वेलफेयर स्कीम, कोई भी नहीं करेगा, फिर स्टेबिलिटी रहेगी ही नहीं। तो आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सबको खुश रखना होता है, और इकोनॉमी जो है वो एक ही लिमिट तक कर पाएगी सपोर्ट। तो फिस्कल डेफिसिट एक टर्म होती है, फिस्कल डेफिसिट ऐसी टर्म होती है कि जो आपकी सरकार है, सरकार ऑब्वियसली इकोनॉमी में से तो पैसा निकालेगी नहीं, तो सरकार क्या करेगी, बाहर से लोन में लेना शुरू कर देगी, और ये जो पैसा हम बाहर से लोन में लेते हैं ये जाता है हमारे फिस्कल। फिस्कल डेफिसिट मतलब हमें जितना पैसा सरकार को रन करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, जितना सरकार का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, ये सभी चीजें होती है, उसमें जो डिफरेंस आता है दैट इज द फिस्कल डेफिसिट। मतलब आप पैसा बाहर से लेकर के आ रहे हो आप अपनी वेलफेयर स्कीम्स को रन करने के लिए, जैसे कि ग्रीस में हुआ। ग्रीस का आपको पता है एग्जाम्पल, यूरोप में ग्रीस नाम की कंट्री है, ग्रीस में अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वो इसी के बेसिस पे चल रहा है। ग्रीस के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम स्टार्ट की, ऑस्टेरिटी मेजर स्टार्ट किए, मतलब लोगों को बहुत सब एरियाज में, जैसे हेल्थ से लेकर के एजुकेशन से लेकर के सारी चीजें, सारा बर्डन सरकार ने अपने ऊपर लिया लोगों को खुश करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब फाइनली क्या हुआ कि खड्डे में ये लोगों ने पैसा भी लिया बाहर से, इन लोगों ने यूरोपियन यूनियन से पैसा लिया फर्दर कि भाई जो इनका फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया आगे जाकर के, और क्राइसिस हमें देखने को मिला। तो आज के टाइम पे जब ग्रीस में ये क्राइसिस चल रहा है, तो सरकार, यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला ग्रीस को कि आप अपने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं हम आपको दोबारा से बेल आउट करने के लिए और पैसा देते हैं, लेकिन इस पैसे को आप अपनी इकोनॉमी में लगाओगे, इसको वेलफेयर स्कीम्स में नहीं लगाओगे। लेकिन वहां क्या हो रहा है, वेलफेयर स्कीम्स में क्या हो रहा है, वेलफेयर स्कीम्स में लोग जो हैं वो रेडी नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में, लोग इसको अपोज कर रहे हैं कि हमारी वेलफेयर स्कीम्स क्यों बंद कर रहे हो, तो फिर से इंस्टेबिलिटी होगी। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ने लगा सभी गवर्नमेंट का, उस टाइम पे ये सब चीजें हुई थी, और यही टाइम पीरियड है जब इंडिया ने भी अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स स्टार्ट किए थे। और हम देखेंगे कि आगे जाकर के काफी सारी जो गवर्नमेंट की ये जो कंपनीज होंगी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टार्ट किए होंगे, ये सभी फेल होने लगे। सो अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था। अब ये क्वेश्चन आया कि कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो सही नहीं बैठा, क्योंकि सारे लोग अब स्टेट पे रिलाई करने लग गए हर चीज के लिए। तो इसीलिए आगे हम देखेंगे आगे नया आइडिया आता है नियो लिबरलिज्म का। नियो लिबरलिज्म का आइडिया क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडिया से काफी सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस है इसमें। तो 1970 से लेकर के 1990s में आया नया आइडिया नियो लिबरलिज्म का। अब इसमें लिबरलिज्म दोबारा चेंज किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, दैट्स व्हाई। यानी अब ये डिसाइड किया गया दोबारा से कि देखो स्टेट को वापस भेजो, क्योंकि स्टेट जब इंटरफेयर करता है तो क्या होता है, स्टेट इंटरफेयर जब करता है तो फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है और पूरी इकोनॉमिक खड्डे में जाती है। तो रोलिंग बैक ऑफ स्टेट होना चाहिए, मतलब स्टेट इंटरफेयर ना करे। तो उस टाइम पे ये प्रपोज किया गया था सबसे पहले मार्गरेट थैचर, जो कि यूनाइटेड किंगडम में शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मार्गरेट थैचर ने ये प्रपोज किया टीना फैक्टर। टीना फैक्टर मतलब the only alternative is there is no alternative, there is no alternative, that is टीना फैक्टर। टीना मतलब there is no alternative, मतलब हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, अब हमको स्टेट को वापस भेजना होगा। मतलब स्टेट इंटरफेयर करेगा तो उससे तो और भी खराब होता है मामला, तो स्टेट को इंटरफेयर मत करना। अब ये आइडिया दोबारा आया। ये सेम आइडिया आगे 1980s में यूएसए में रोनाल्ड रेगन अप्लाई करेंगे वाशिंगटन कंसेंसस के थ्रू। वाशिंगटन कंसेंसस का जो डॉक्यूमेंट है
उसमें एक इकोनॉमिस्ट थे यूएसए के, जॉन विलियमसन। इन्होंने प्रपोज किया था कुछ बातें कि हमको क्या करना चाहिए अपनी इकोनॉमी को बढ़िया बनाने के लिए, ताकि जो देश है वो स्मूथली रन कर सके। तो हमने क्लासिकल लिबरलिज्म में देखा था, क्लासिकल लिबरलिज्म में बोला गया था कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा या स्टेट मिनिमल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्टेट मिनिमल होगा, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट किया गया कि स्टेट ज्यादा इंटरफेयर ना करके मार्केट इंपॉर्टेंट है, सब चीजें मार्केट पे छोड़ दो। पहले क्या था वहां पर, क्लासिकल लिबरलिज्म में बेंथम बोलते थे कि स्टेट को ऐसी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए जिसके चलते स्टेट इंटरवीन ना करे, जिसके चलते स्टेट ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जिससे नेशनल इनकम, अगर स्टेट सपोर्ट भी कर रहा है मिनिमल पर्सपेक्टिव से, तो भी नेशनल इनकम एनहांस हो। देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, नए बिजनेस खुलेंगे, नई एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का वेलफेयर होगा, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। वहां ये बात बोली थी कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, मतलब मिनिमल है लेकिन स्टेट को करना चाहिए। न्यू लिबरलिज्म में क्या होगा, स्टेट नहीं होगा, ये बोलेंगे स्टेट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहां स्टेट कम से कम थोड़ा बहुत कुछ डिसीजन ले सकता था क्लासिकल लिबरलिज्म में, यहाँ कोई डिसीजन नहीं, यहाँ पे सारी चीज मार्केट पे छोड़ दो, ये कहना था इन दोनों का। तो जब ऐसा सिचुएशन देखी कि अब स्टेट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, इतना ज्यादा उनके ऊपर कर्जा बढ़ गया, डेप्ट बढ़ गया, तो अब आई कि सारी चीजें मार्केट पे छोड़ दो, आप वेलफेयर स्कीम्स चलाओ ही मत, मार्केट जो होगी अपने आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट से लोगों का फायदा कर देगी। तो यानी न्यू लिबरलिज्म में मार्केट फंडामेंटलिज्म देखने को मिलता है, मतलब मार्केट को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि मार्केट के पास में सब सोल्यूशंस होते हैं। मार्केट में क्योंकि इतने ज्यादा इंटरसेप्शंस होते हैं, इतने कम्युनिकेशन होते हैं, एक एक सेकंड में इतने मिलियंस ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं मार्केट में, तो मार्केट ही समझ सकती है कि कैसे इन सब चीजों को बहुत एफिशिएंटली काम करेगी मार्केट, और मार्केट इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। तो सबसे पहला था कि फिस्कल डेफिसिट सभी कंट्रीज को अपना रिड्यूस करना है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था फिर वेलफेयर स्टेट के चलते। उसके बाद हुआ कि इंडस्ट्रीज को बूस्ट देने के लिए रिफॉर्म्स लाने होंगे, जिससे कि इंडस्ट्रीज के पास में बूस्ट आए, इनके पास में कैपिटल आए, तो मार्केट के बेसिस पे ये लोग ग्रो करना शुरू करें। उसके बाद बोला कि ये जो सब्सिडीज लगाई हुई थी, इनडिस्क्रिमिनेट सब्सिडीज, की वेलफेयर स्कीम दे दो, खाने में सब्सिडी दे दी, सिलेंडर में सब्सिडी दे दी, जो सब्सिडी आपको लगता है कि ये बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटेड थी, उनको हटा दो। प्रो ग्रोथ सब्सिडीज लगानी चाहिए। प्रो ग्रोथ मतलब जैसे मान लो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है सपोज, तो आप फर्टिलाइजर पे सब्सिडी लगा दो। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दोगे तो फार्मर्स फर्टिलाइजर सस्ते रेट पे खरीद पाएंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो उनकी क्रॉप फेल नहीं होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो दैट्स अ प्रो ग्रोथ सब्सिडी। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा रिफॉर्म था कि मार्केट डिटर्मिन इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, मतलब सरकार डिसाइड ना करेगी या बैंक डिसाइड नहीं करेगी, मार्केट डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक्सचेंज रेट भी कॉम्पिटिटिव रखो, ट्रेड लिबरलाइजेशन रखो, टैरिफ और जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं उनको हटा दो, एफडीआई प्रमोट होना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट करो, डीरेगुलेट करो, स्टेट का कंट्रोल जहां पर भी है ज्यादा उसको धीरे धीरे कम करो, और प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है तो प्रोटेक्ट आपके पास में ही रहनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इट इज वेरी क्लोज टू एलपीजी रिफॉर्म्स, 90s की बात है वैसे भी ये। तो 91 में तो इंडिया, आपको पता ही है कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए, दिस इज व्हाट वी हैव डन। एफडीआई हुआ, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, मार्केट रिलेटेड ये सब चीजें हुई, फिजिकल डेफिसिट कम, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उस टाइम पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दिस ओनली, सो इंडिया आल्सो अडॉप्टेड दिस लेटर ऑन। ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, मतलब अभी जो मैं आपको आइडियोलॉजीज बता रही हूँ ना,
तो मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि पहले इनिशियली 17th सेंचुरी में ये चीज डोमिनेट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हम देखेंगे कि अब ग्रेट डिप्रेशन आया तो सभी कंट्रीज को अफेक्ट करेगा, तो फिर पॉजिटिव आया, मॉडर्न लिबरलिज्म आया। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं नियो लिबरलिज्म के, सपोर्ट करते हैं इन आइडियाज को, जिनमें से एक है हायेक। हायेक वो इंसान है जिनके आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर के ही मार्गरेट थ्रेचर ने ये दिया था नियो लिबरलिज्म का आइडिया। ये सपोर्ट करते हैं कि मार्केट के बेसिस पे ही सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि हायेक जो है ये प्लानिंग के अगेंस्ट में है। हायेक बोलते हैं जब स्टेट प्रेजेंट होता है तो स्टेट प्लानिंग करता है, और प्लानिंग एक ऐसी चीज है विच इज अ फ्यूटाइल प्रोसेस। फ्यूटाइल मतलब फालतू का, मतलब इतना टाइम वेस्ट किया आपने, फालतू का टाइम वेस्ट किया, और आउटकम भी वैसा नहीं निकला जो आपने प्लान किया था। कितनी बार इंडिया ने ये प्लान किया है कि हम इस साल तक ये सब कर डालेंगे, लेकिन हुआ तो है नहीं। प्लान जब आप करके चलते हो तो है ये ना, ये जो स्कॉलर है ये प्लानिंग के अगेंस्ट में है। प्लानिंग में नहीं मानते, ये मानते हैं कि देखो जो होना है जब होना है वो वैसे होना ही है, आप कितना भी प्लान कर लो। तो प्लानिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मार्केट पे सारी चीज़ें देखो। मार्केट बेस्ट रहती है, क्योंकि मार्केट में एक सेकंड में मिलियंस ऑफ मैसेजेस कम्युनिकेट होते हैं। तो मार्केट इतनी मतलब उसके हिसाब से मार्केट को खुद चलने दो, ठीक है। यस, नो थिंकिंग ओनली एक्शन, जो मार्केट में चलता रहता है। तो अल्टीमेटली मार्केट सब सोल्यूशंस अपने आप निकाल देगी कि गरीबी कैसे हटाएं, ये सब कैसे हटाएं। जो जो गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबी हटाने के लिए कोई स्कीम चलाती है या कुछ ऐसा स्टेप उठाती है, ये बोलते हैं कोई स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें मार्केट पे छोड़ दो। और जो लोग गरीब हैं वो इसीलिए गरीब हैं क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की, जब आपको चांस था कि आप जाइए स्कूल में और पढ़ाई कीजिए, तब आपने पढ़ाई नहीं की, आप फालतू में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे इधर उधर। फिर बाद में जब आपको जॉब नहीं मिलती है या आपके नंबर कम आते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो आप सरकार से बोलते हो कि हमको दो, कोई स्कीम हमारे लिए चलाओ या कोई हमको रोजगार दो और ये सब चीजें दो। स्किल आपके पास है नहीं, आपको ये सब चीजें चाहिए। लेकिन तो इसमें किसकी गलती है? यू हैव टू जब आपको राइट्स दिए जा रहे हैं कि आपके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है कोई जॉब को पाने की, तो आपकी ड्यूटी बनती थी कि आपको जब स्कूल की फीस आपकी कम रखी गई तो आप पढ़ते वहां पर, समझे। सो दिस इज राइट्स एंड ड्यूटी साथ में चलता है इसमें। तो अल्टीमेटली लेकिन हायेक ये बोलते हैं कि मार्केट पे छोड़ दो सारी चीजें, प्लानिंग के ये बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इन्होंने नियो लिबरलिज्म का आइडिया दिया था, और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के मार्गरेट थैचर ने अपना नियो लिबरलिज्म का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। अब आते हैं रॉबर्ट नॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है हमारे लिए, लिबर्टेरियन है रॉबर्ट नॉजिक, नियो लिबरलिज्म फॉलो करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक का आइडिया क्या है? रॉबर्ट नॉजिक का आइडिया है कि देखो मिनिमल स्टेट होना चाहिए, नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए। मतलब स्टेट का काम सिर्फ इतना है कि रेगुलेट करे, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना है किसी बात में। स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी चीज में, सिर्फ रेगुलेशन का काम देखिए। तो ऐसे आइडियाज हमको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज अ बॉन्डेड लेबर। जैसे आप खुद सोचो, आप ये बोल रहे हो कि जो गरीब लोग थे उनका शोषण हो रहा था, कैपिटलिस्ट क्लास उनका शोषण कर रही थी। तो जब स्टेट प्रेजेंट होगा और स्टेट इकोनॉमी में से पैसा ले रहा है, स्टेट बोल रहा है कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आप मेहनत कर रहे हो, आपने मेहनत इसलिए थोड़ी ना की थी कि आपको टैक्स में सारा पैसा देना पड़ जाए दूसरों के वेलफेयर के लिए। आज के ज़माने में जिन लोगों ने पढ़ाई की, अपना उतना टाइम दिया आपने, तो आप कल को आईएएस बन जाते हो। आपने इतनी मेहनत की, आपकी जो सैलरी थी कितनी थी, सपोज 60,000 थी, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और उसी टैक्स से जिन लोगों ने मेहनत नहीं की उनको बैठे बैठाए मिल जाएगा, चाहे कम मिले, बट द पॉइंट इज कि आपके पैसे से मिला।
उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया, आपने सैक्रिफाइस करके पढ़ाई की। सो अल्टीमेटली रॉबर्ट नॉजिक का इस एंगल से कहना है कि आप सामने वाले को मजबूर नहीं कर सकते कि आप टैक्स भरो, क्योंकि ये भी एक तरीके की बंधुआ मजदूरी होगी। आप कैपिटलिस्ट क्लास को मजबूर कर रहे हो ये सब करने के लिए। इट इज मोर लाइक कि जब वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो आप बोल रहे थे कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ऐसे ही कैपिटलिस्ट क्लास का भी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके ये सब कर रहे हैं, अपना सारा टाइम काम करते रहते हैं, बिजनेस पे फोकस करते हैं, मे बी अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस ना करें, सारा टाइम बिजनेस में लगे रहते हैं। सो फिर उसके बाद आप उस पर इनको ऊपर टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो ये बोलते हैं कि मार्केट पे ध्यान दीजिए। तो अल्टीमेटली ये स्कॉलर्स हम आगे पढ़ेंगे इनके आइडियाज, और आगे सोशल लिबरलिज्म पढ़ेंगे, लिबर्टेरियनिज्म पढ़ेंगे, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले लेसन में। लेकिन बिकॉज दिस इज द डाउट क्लियरिंग सेशन, ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा मेरे को इसी टॉपिक में कंप्लीट करने में हो गया। तो अभी आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे, कल के डाउट क्लियरिंग सेशन में। अभी फिलहाल आज के लिए आई आस्क यू क्वेश्चन। सो आपका पहला क्वेश्चन है, आर यू गाइस रेडी फॉर इट? whether Donald Trump is a neoliberal or not? नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नियोलिबरल नहीं है। नियोलिबरल्स क्या बोलते हैं, मार्केट पे छोड़ दो सब कुछ, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, प्रोटेक्शनिज्म फॉलो किया। तो उन्होंने स्टेट का सहारा लेकर के एक पॉलिसी चलाई, और उस पॉलिसी के चलते जो दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट थे आने से रोक दिए उन्होंने। दूसरी जगह से जो माइग्रेशन हो रहा था, इकोनॉमी ओपन की गई थी, वो क्लोज कर दी इन्होंने। तो नियोलिबरल तो नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट वी सी। अपने से मतलब है उनको, तो ये उसमें ना डोनाल्ड ट्रंप को हम रियलिस्ट जरूर बोल सकते हैं। रियलिस्ट, रियलिस्ट वो होते हैं जिनको अपनी नेशनल इंटरेस्ट से मतलब होता है, सामने वाले से मतलब नहीं होता। रियलिस्ट बोलेंगे हम। क्लियर? टैरिफ फॉर हार्ले डेविडसन देखेंगे, फिलहाल रियलिज्म में डालेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चंस, अभी पहला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि टॉलरेशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? Who gave this idea of toleration? Yes. Who gave the idea of toleration? सबसे पहले हमने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में किसके आइडियाज में हमने टॉलरेशन का आइडिया देखा? जॉन लॉक। और जॉन लॉक क्या बोलते हैं टॉलरेशन के आइडिया में? टॉलरेशन किस चीज में? रिलीजन में, ठीक है। अंश, अब ये आप बताओगे ऐसा क्यों बोलते हैं वो कि रिलीजन में टॉलरेशन होना चाहिए, किस रीजन की वजह से? टेल मी दैट रीजन। रीजन बताइए। उमंग, आप लाइव हैं अभी? आर यू देयर? यस। बाकी सब कहाँ गए? अच्छा, टेस्ट के नाम पे सब भाग गए। कोई बात नहीं, सबको पनिशमेंट मिलेगी। सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, नहीं, रीजन क्या है? यस, एग्जैक्टली, अभिषेक, यू आर राइट। No one can listen the magistrate in the matters of conscience.
जब भी आपके कंसाइंस की बात आती है, आपके बिलीफ और फेथ की बात आती है, आप सामने वाले को नहीं सुनते। मैजिस्ट्रेट की आप कभी नहीं सुनते, स्टेट की आप कभी नहीं सुनोगे। इसीलिए टॉलरेट करना बहुत ज़रूरी है स्टेट को, रिलीजन के मामले में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप बताएंगे कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया था कुछ लोगों ने, उन सभी के नाम बताएंगे और किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया वो बताएंगे। किन किन लोगों ने कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया? यस, कार्ल पॉपर, हेगेल, गुड, नहीं, कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था वो तो हेगेल को। कार्ल मार्क्स को किसने क्रिटिसाइज किया था? कार्ल पॉपर ने किया था, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोल करके। ठीक है, और कुछ? और कोई नाम जो आपको याद हो कार्ल पॉपर के अलावा? मैक्स वेबर, गुड। अब मुझे बताएंगे प्रंजल, बाकी सब कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? अरे, अंश ने लिख दिया, मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो अब बाकी मत लिखना, अब मुझे प्रंजल बताएंगे। प्रंजल आप बताइए, अल्थुजर ने क्या बोला था, कैसे क्रिटिसाइज किया था कार्ल मार्क्स को, क्या कहना था अल्थुजर का? अपने नॉर्मल टर्म्स में हिंदी में बता दीजिए, कोई एक टर्मिनोलॉजी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है क्या बोला था उन्होंने? अगर नहीं आता है तो एक बार बता देना कि मैम ये नहीं याद आ रहा है। 3 से ज़्यादा स्ट्रक्चर होने चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर तो होने चाहिए, लेकिन हाँ, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे नहीं होगा। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बोला था इन्होंने कि ये सिर्फ हर चीज़ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड कर दी इन्होंने। वेरी गुड। ठीक है, और कोई नाम जो आपको याद आ रहा है? हाँ, अल्थुजर नियो मार्क्सिस्ट है। वेरी गुड। ग्रामशी, और ग्रामशी ने क्या बोला था? यस, अभिषेक आप बताएंगे अब। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं कंसिडर किए हैं हिस्ट्री में। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स का भी एक रोल होता है। वेरी गुड, आइडियोलॉजी मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएंगे अंश, आपका क्वेश्चन है। बाकी सब लिख करके रखेंगे एक कमेंट में, उसको एंटर मत करना अभी। ठीक है, जब अंश अंश अपना आंसर दे देंगे उसके बाद आप एंटर करेंगे, फिर आपका भी देख लेंगे, उसके 1-2 सेकंड के अंदर ही आप एंटर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अपने थ्योरी ऑफ एक्शन में हैना अरेंट ने पावर के बारे में बहुत कुछ बोला था, राइट? तो पावर को, पावर के बारे में क्या बोला गया, मतलब व्हाट इज हर बिलीफ रिगार्डिंग पावर? पावर की क्या प्रॉपर्टीज थी, ये बताइए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर? अंश, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर? पावर के बारे में हैना अरेंट का क्या मानना है? कलेक्टिव है। ओके, और कुछ? और कोई टर्म जो आपको याद आ रही हो अपार्ट फ्रॉम कलेक्टिव? सोसाइटी मतलब?
सोचिए। पावर इज सुई जेनेरिस। बाकी सब अपना लिख सकते हो। अब यू कैन पोस्ट योर कमेंट जो भी आपने लिखा हो पावर के बारे में। सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस का क्या मतलब होता है कि पावर तब होती है, पावर बिलोंग्स टू पीपल, ठीक है। तो लोग जब आएंगे साथ में, व्हेन दे कम टुगेदर, पावर अपीयर होती है। जब पावर डिसअपियर हो जाएगी, जब वो अपने रिस्पेक्टिव स्फीयर ऑफ लाइफ में वापस चले जाएंगे, है ना। तो इन्होंने पावर को स्ट्रेंथ के साथ में, पावर को फोर्स के साथ में और पावर को वॉयलेंस के साथ में डिफरेंशिएट किया था। और इन्होंने बोला था कि पावर मतलब एम्पावरमेंट। वॉयलेंस जो है वो बिलोंग करता है स्टेट के पास में। स्टेट वॉयलेंस यूज कर सकता है, लोग पावर यूज करते हैं, वॉयलेंस नहीं होता है, वो पावर होती है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन स्टुअर्ट मिल क्यों रिलक्टेंट थे डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने में यूएसए में, और साथ ही साथ किसी और कॉलोनी के लिए क्यों मना कर रहे थे? रीजन क्या था उसका? पहली बात तो कॉलोनी से पर्सपेक्टिव से बताइए कि इवन दो जॉन स्टुअर्ट मिल चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए सभी जगह पे, कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कॉलोनी के फेवर में कभी नहीं बोला। उसके रीजन क्या थे? अभिषेक, अंश, प्रंजल, आप में से कोई भी बता सकता है। बिकॉज इट्स नॉट अ फ्री गिफ्ट। ठीक है, फ्री गिफ्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए? जहां पर भी नॉट अ फ्री गिफ्ट वाली लाइन तो थी, आइडिया क्या था कि जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है वहां पर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। क्यों? अदरवाइज वो फेल हो जाएगी, है ना, दैट विल फेल। और क्या बोला था डेमोक्रेसी के बारे में? पाकिस्तान, ओके। यूएसए के केस में क्या बोला था? यूएसए के केस में वो बहुत कंसर्न थे डेमोक्रेसी को लेकर के। क्यों? हाँ, ही वॉज कंसर्न क्योंकि मेजोरिटी जो लोग थे उनको था कि ये मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, इवन दैट्स ट्रू। ठीक है, मुझे मैकियावेली की एडवाइसेस बताइए प्लीज। व्हाट वर द एडवाइसेस जो मैकियावेली ने दी थी प्रिंस को, कि क्या क्या प्रिंस को करना चाहिए? एक एक करके एडवाइस बताएंगे, बहुत सारी एडवाइसेस हैं, तो कीप ऑन राइटिंग द पॉइंट्स। लेट्स सी आपको याद है, कितना याद है कितना नहीं। Clever like fox, brave like lion. Very good, Pratik. What else? Religion is a disciplinary force. Very good. तो religion को यूटिलाइज कर सकते हो, यूटिलिटी होती है इसकी। और कुछ? पॉलिटिक्स का पहचानो रियलिटी इसकी। ओके, व्हाट एल्स? It is better for a prince to be feared than love. Pretend to be religious. Good. Prince should execute rather than confiscate. Yes. What else? Use both force. ठीक है, नैतिकता से अलग है। गुड।
प्रिंस को कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए. गुड. Okay, do not touch the women of other people. Correct. What else? Or force should not be the first option. Full hard power मतलब force से ज़्यादा hard power should not be the first option. ठीक है. और कुछ any other advice? नहीं, statecraft is the management of power. That's a different thing. Advice मैं पूछ रही हूँ. चर्च दूर रहे. अच्छा, तो चर्च के खिलाफ थे तो यानी रिलीजन के खिलाफ थे. ठीक है. तो चर्च दूर रहे से ज्यादा बोलोगे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखो. ठीक है. तो मोरालिटी अलग रहेगी. एथिक्स का जब बात आएगी तो डुअल मोरालिटी. एग्जैक्टली. वेरी गुड. दो टाइप की मोरालिटी होंगी. जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो वहां पर मोरालिटी काम नहीं करेगी. बाकी केसेस में आप मॉरल हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में आपको चाहे सामने वाले को मारना भी पड़े, दैट इज जस्टिफाइड इन नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है. तो अब आप मुझे बताएंगे रिगार्डिंग रॉसो का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था. हाँ, राजा को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए. करेक्ट रंजन. रॉसो हमने पढ़ा है. रॉसो का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था. स्टेट ऑफ ब्लिस. इट्स नॉट ब्लेस, इट इज ब्लिस. BLISS. ब्लिस. स्टेट ऑफ नेचर ब्लिस था, लेकिन किस वजह से. रॉसो को लगता है कि ब्लिस था, लेकिन किस वजह से. रीजन क्या है. व्हाट्स द रीजन. हाँ, मॉडर्न. क्योंकि मॉडर्न एज से पहले था, मॉडर्निटी आने से पहले का स्टेट ऑफ नेचर था. तो मैन थिंकिंग एनिमल नहीं था उस टाइम पे, है ना, इस वजह से. हाँ, बैक टू नेचर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज, मुझे स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री बताइए अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. सबसे पहली स्टेज क्या थी. यस. एक्शन बेस्ड थ्योरी. नो नो नो. स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री. मैंने आपको कुछ स्टेजेस बताई थी. माउंटेन. नहीं नहीं, वो तो हेगल हो गया ना. कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग. एक्शन बेस्ड थ्योरी वो तो प्रैक्टिस हो गया. स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री किस तरीके से बनी है अभी तक, कैसे कैसे जाएगा, शुरुआत कहाँ से हुई. प्री हिस्टोरिक. क्या बोलते हैं प्री हिस्टोरिक को. प्री हिस्टोरिक सही बोल रहे हो. देखो, प्रंजल बिल्कुल सही बोल रहे हैं. पहले था प्री हिस्टोरिक यानी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें नोमैडिक लाइफ थी. प्री हिस्टोरिक बोल सकते हो या फिर इसको. उसके बाद आता है स्लेव. उसके बाद आती है फ्यूडल सोसाइटी. उसके बाद कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर उसके बाद कम्युनिज्म. वेरी गुड प्रंजल. बाकी किसी को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. 6 स्टेजेस बताई थी आपको कि ऐसे काम करेगा. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि
जॉन स्टुअर्ट मिल को किसने क्रिटिसाइज किया था? टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन हु क्रिटिसाइज्ड जॉन स्टुअर्ट मिल. Who criticized John Stuart Mill? Tell me the name of that person. Yes. नहीं देखो प्रंजल, फ्यूडल वाला जो था ना वो सिर्फ इटली में नहीं था, था पूरे यूरोप में उस टाइम. नहीं, बेंथम नहीं थे, गलत है अभिषेक. अर्नेस्ट बाकर, याद रखो ना इस चीज को. बाकर हमने पढ़ा था. बाकर इनको क्रिटिसाइज करते हैं जो जॉन स्टुअर्ट को मिलते हैं, दैट ही इज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी. राइट, तो ये याद रखो ना. अच्छा, टेल मी अनदर थिंग कि एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को क्यों क्रिटिसाइज करते थे? सिर्फ डेमोक्रेसी को बताओ. किस रीजन के बेसिस पे डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे? इट इज द रूल बाय फूल. ओके, रूल बाय फूल. ओके, व्हाट एल्स? डेमोगॉजिक. गॉजिक की स्पेलिंग थोड़े ठीक लिखो. हेमलॉक नहीं, मैं एरिस्टोटल की बात कर रही हूँ. प्रतीक, आप प्लेटो की बात कर रहे हो मुझसे. एरिस्टोटल चेंज नहीं चाहते थे और डेमोक्रेसी में चेंजेस आते रहते हैं बार बार. ठीक है, चेंज होता रहता है, रूलर आ जाते हैं, चेंज होते रहते हैं. व्हाट एल्स? इग्नोरेंट पुअर का रूल होता है. जो लोग इग्नोरेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, इग्नोरेंट होते हैं, वो लोग ऐसे लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि अपने हाथ में सत्ता, लोगों का पागल बना करके अपने हाथ में सत्ता ले लेते हैं. तो प्रतीक, यू आर रॉन्ग इन दैट. मैं एरिस्टोटल पूछ रही हूँ, आप मुझे रीजन बता रहे हो प्लेटो का. यस, जैसे इंदिरा गांधी. ठीक है, तो ये क्लैरिटी रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं? हु ऑल आर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स? सबसे पहले कौन से टॉपिक में पढ़ाई है हमने? नहीं, कौन से टॉपिक में पढ़ा है हमने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का आइडिया? हु विल टेल मी दिस? नाम लिख दो. कौन से थिंकर के टॉपिक में पढ़ा है? यस. नहीं याद है? ग्रामशी में पढ़ा है क्या हमने? याद है आपको ग्रामशी ने क्या बोला था? कि जैसे जो बुर्जुआजी क्लास होती है, इनके अपने इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, वैसे ही वर्किंग क्लास को भी अपनी इंटेलेक्चुअल क्लास बनानी होगी. और ऐसे में दो टाइप के इंटेलेक्चुअल होते हैं. एक होता है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, जिसमें चर्च के फादर होते हैं, और एक होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल. ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस हो गई, ये सभी इनके साथ में मिलकर के काम कर सकती हैं वर्किंग क्लास में. सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट में फाइट करने के हेल्प करेंगी, एट द सेम टाइम स्टेट से फाइट करने में हेल्प करेंगी. तो ग्रामशी ने दो टाइप की वॉर्स बताई थी. दोनों वॉर्स के नाम और उनका डिस्क्रिप्शन मुझे बता दीजिए. नाम और डिस्क्रिप्शन. तो आप ग्रामशी का आइडिया याद रखोगे. रिवाइज करना है ग्रामशी को. ऐसे ही हैना अरेंट भी रिवाइज करना है. हैना अरेंट में किसी ने कोई आंसर नहीं दिया, तो यानी यहाँ तक आपकी या तो रिविजन नहीं हुई है अभी तक. दो टाइप के वॉर्स की बात की थी, वॉर ऑफ पोजीशन एंड वॉर ऑफ मैन्यूवर. ग्रेट. पोजीशन कौन सी थी और मैन्यूवर वाली कौन सी थी? वॉर ऑफ पोजीशन किसके साथ में लड़ी जाएगी?
कौन सी शॉर्ट टर्म होगी, कौन सी लॉन्ग टर्म बैटल होगी, ये बताइए। पोजीशन कौन सी है पहले बताओ, वॉर ऑफ पोजीशन किसके साथ में लड़ी जाएगी? अगेंस्ट सिविल सोसाइटी होगी एंड लॉन्ग टर्म बैटल होगी, ठीक है। और वॉर ऑफ मैन्यूवर अगेंस्ट स्टेट होगी, और वो डायरेक्ट होगी वॉर, तो शॉर्ट टर्म होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी, टोटलिटेरियनिज्म को कैसे डिफाइन करती है हैना अरेंट? हाउ शी डिफाइंस टोटलिटेरियनिज्म? जिन्होंने सहन किया है उसे पता है। ग्रेट, क्या होता है ये? ग्रेट, बहुत सही है। देखो, हैना अरेंट का कहना था कि टोटलिटेरियनिज्म इज टोटलिटेरियनिज्म, there is no other word, there is no other idea or example in history that can define, that can tell you what totalitarianism is. Totalitarianism, this feeling of this only उन लोगों को पता होता है जिन लोगों ने ये चीज सहन की है अल्टीमेटली। आपने हैना अरेंट अभी तक नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। प्रंजल को याद है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एक बार आप ऐसा काम करना, ऑब्वियसली आई गिव यू अ टेस्ट, हमारा जैसी आइडियोलॉजी खत्म होगा ना, तो उसके बाद मैं, हालांकि हम अपनी स्पेशल क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन जिन लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी उनके लिए आई एम टेलिंग यू कि मैं पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आपका टेस्ट लूंगी एक स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में नहीं, सॉरी, आपका जो भी आइडियोलॉजीज के बाद, जब आइडियोलॉजीज खत्म हो जाएगी उसके बाद कोई डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा, उस 1.5 घंटे में आई टेक अ फुल फ्लेजेड रिटन टेस्ट, क्वेश्चन आंसर के साथ। ऐसे ओरल टेस्ट नहीं होगा, उसमें रिटन होगा पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। तो अब आपको एक हफ्ता है आपके पास में, एक हफ्ता 10 दिन में ये रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज एनी टाइम आई कैन टेक इट। आज से 10 दिन के बाद जब मुझे ठीक लगेगा, जिस किसी भी डाउट क्लियरिंग सेशन में, आई विल बी टेकिंग द टेस्ट। और बाद में अगर बच्चे आए लिखने कि मैम हम तब अटेंड नहीं कर पाए थे, और यू हैव टू बी लाइव इन दैट क्लास, आपको लिखना पड़ेगा, देन ओनली आई चेक। तो आई नोट इट डाउन कि कौन बच्चे लाइव रहेंगे उस दिन, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी टेकिंग द टेस्ट। अभी भी देखो, आपको जितने क्वेश्चंस पूछे गए उसमें कहीं ना कहीं एक हैना अरेंट में दिक्कत आ रही है आपको, एंड ग्रामशी में दिक्कत आ रही है। शुरू के मुझे लगता है कि टॉपिक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट, तो अपना रिवाइज करते रहिए अभी। स्पेशली जिन लोगों ने अभी तक लास्ट तक रिवाइज नहीं किया उसकी रिविजन करो अच्छे से, एक एक आप टर्मिनोलॉजीज याद करके रखो, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच। कल भी हमारी 2 क्लास रहेंगी, एंड कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लिबरलिज्म को कंटिन्यू करेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म वगैरह कवर करेंगे, आइडियोलॉजीज बाकी सब देखेंगे, ठीक है। हाँ प्रांजल, आपको काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं, विच आई एम कंसिडरिंग कि आप बार बार शायद वीडियोस रिवाइज कर रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो एक बार आपके साथ नोट्स वाली प्रॉब्लम है, एक बार वो आ गए तो आपका ना दिसंबर तक पॉलिटिकल साइंस बहुत पक्का हो जाएगा आप लोगों का। दिसंबर तक ही आप लोगों को करना है, उसके बाद तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। बट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, किसने क्या बोला था, लिखने वाला पर्पस तो आपका हो ही जाएगा। अभी आपको क्लैरिटी पे पहला स्टेप क्या होता है कि पहले स्टेप पे करो। पहला स्टेप है याद रहनी चाहिए आपको चीजें, जो क्लास में पढ़ाई जा रही है सिर्फ उतना भी याद है तो आपको अल्टीमेटली लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसी को फिर थोड़ा सा कन्वर्ट करके टर्म्स के हिसाब से लिखना है,
ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।